नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। यह वीडियो उत्पादन फलन का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देखें, फिर इस वीडियो को देखें। आज की इस वीडियो में हम परिवर्ती अनुपात का नियम, कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच संबंध, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच के संबंध को जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर दबा दे, ताकि हमारी और भी नई वीडियोस जो आने वाली है वो आपके पास सबसे पहले और तुरंत पहुँचे। तो आइए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। सबसे पहले हम जानेंगे परिवर्ती अनुपात के नियम को। तो परिवर्ती अनुपात का नियम कहता क्या है? ये कहता है कि जब स्थिर कारक और परिवर्ती कारक की अधिक इकाइयों को प्रयोग में लाया जाता है तो जो परिवर्ती कारक का सीमांत उत्पाद होता है वो पहले तो बढ़ता है, फिर एक स्थिति पर आकर गिरना शुरू कर देता है और अंत में सीमांत उत्पाद शून्य या ऋणात्मक हो जाता है। यानी सीधा सिंपल है कि जब हम उत्पादन करते हैं और स्थिर कारक और परिवर्ती कारक को प्रयोग में लाते हैं तो उससे क्या होता है, जो परिवर्ती कारक का सीमांत उत्पाद होता है वो पहले तो बढ़ता है, फिर घटता है और अंत में क्या होता है, सीमांत उत्पाद शून्य या ऋणात्मक भी हो जाता है। यही परिवर्ती अनुपात का नियम है। नियम के आगे भी ये सारणी द्वारा समझाया गया आपको कि क्या होता है। जब हम देखो श्रम की इकाई जैसे जैसे प्रयोग में हम, श्रम क्या है, परिवर्ती कारक है ना, तो जैसे जैसे हम प्रयोग में ला रहे हैं, 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं इसको, तो उससे क्या हो रहा है कि जो उसका जो सीमांत उत्पाद है वो पहले तो बढ़ रहा है। देखो कैसे बढ़ रहा है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर क्या हो रहा है, घट रहा है, 3 से फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया और अंत में क्या हुआ कि वो शून्य और ऋणात्मक हो गया। तो यही परिवर्ती अनुपात का नियम है। इसी नियम को ग्राफ द्वारा भी समझाया गया है। ये ग्राफ कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद का है। इस ग्राफ को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। अवस्था 1 कारक का बढ़ता प्रतिफल है, अवस्था 2 कारक का घटता प्रतिफल है, अवस्था 3 कारक का ऋणात्मक प्रतिफल है। अवस्था 1 में क्या हो रहा है कि जो कुल उत्पाद है वो बढ़ती दर पर बढ़ रहा है, तो इससे सीमांत उत्पाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यह कारक का बढ़ता प्रतिफल है। दूसरी अवस्था में क्या है कि कुल उत्पाद घटती दर पर बढ़ रहा है, तो इससे सीमांत उत्पाद घट रहा है, तो यह कारक का घटता प्रतिफल है। तीसरी अवस्था में क्या है कि कुल उत्पाद घट रहा है, जिसके कारण जो सीमांत उत्पाद है वो ऋणात्मक हो जाता है, तो ये कारक का ऋणात्मक प्रतिफल है। यह उत्पादन की वही 3 अवस्थाएं हैं जो हमने ग्राफ और सारणी द्वारा समझा है। अवस्था 1 में क्या था कि जब कुल उत्पाद बढ़ती दर पर बढ़ता था तो सीमांत उत्पाद क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। यह कारक का बढ़ता प्रतिफल था। अवस्था 2 में क्या था कि जब कुल उत्पाद घटती दर पर बढ़ रहा था तो सीमांत उत्पाद घट रहा था, सीमांत उत्पाद ने घटना शुरू कर दिया था, तो ये हास्यमान या घटते प्रतिफल की अवस्था है। अवस्था 3 में क्या था कि जब कुल उत्पाद घटने लगा था तो सीमांत उत्पाद क्या हो गया था, शून्य से ऋणात्मक हो गया था, तो ये कारक का ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था है। कारक के बढ़ते या वर्धमान प्रतिफल के कारण, यानी जो अवस्था 1 थी जिसमें कारक का बढ़ता प्रतिफल था, उसका कारण का क्या था, वो क्यों बढ़ रहा था। तो पहला कारण यह है कि स्थिर कारक का पूर्ण प्रयोग। शुरू में क्या होता है कि स्थिर कारक का कम प्रयोग होता है, धीरे धीरे स्थिर कारकों का उपयोग बढ़ाया जाता है, जिससे कि स्थिर कारक का पूर्ण प्रयोग होता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरा कारण है श्रम विभाजन तथा कुशलता में वृद्धि। जब परिवर्ती कारक जैसे श्रम या मजदूर जब ये काम करने लगते हैं तो ये कुशल हो जाते हैं, तो जब इनके कुशलता में वृद्धि होती है तो ये उत्पादन भी और अच्छे से कर पाते हैं, तो इससे क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है। तीसरा कारण है कारकों में उचित समन्वय।
जब इसमें क्या होता है कि स्थिर कारक और परिवर्ती कारक इन दोनों का समन्वय ठीक होता है, तब उत्पादन में वृद्धि होती है। जैसे अगर एक मशीन पे दो लोगों की ज़रूरत है, दो परिवर्ती कारक यानी दो श्रम की ज़रूरत है, तो अगर वहाँ दो लगाएंगे तो वो उचित समन्वय होगा और उत्पादन में वृद्धि होगी। कारक के घटते या हास्यमान प्रतिफल के कारण, ये परिवर्ती अनुपात के नियम की दूसरी अवस्था है जिसमें कारक के प्रतिफल घटते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका पहला कारण यह है कि कारकों की स्थिरता। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम परिवर्ती कारक और स्थिर कारक की इकाइयों को प्रयोग में लाते हैं तो इससे अधिक टूट फूट होती है और इसी की वजह से परिवर्ती कारकों की कुशलता में कमी आती है, जिसके कारण उत्पादन का स्तर गिरता है। दूसरा कारण है अपूर्ण कारक स्थानापन्नता, यानी उत्पादन के कारक एक दूसरे के अपूर्ण प्रतिस्थापक होते हैं और इससे क्या होता है कि अधिक से अधिक श्रम के लिए पूंजी का प्रयोग किया जाता है और पूंजी लिमिटेड होती है, सीमित होती है, इसलिए उत्पादन का स्तर गिरने लगता है। तीसरा कारण यह है कि कारकों के बीच कम समन्वयता। इसमें क्या होता है कि परिवर्ती कारक के निरंतर प्रयोग को बढ़ाने से परिवर्ती कारक में और स्थिर कारक में के जो संबंध होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, जिससे कारकों के बीच कम समन्वयता होती है। परिवर्ती अनुपात के नियम की कुछ मान्यताएं भी हैं, जिसमें पहला है कि जिस अनुपात में उत्पादन के कारकों को जोड़ा जाता है उसे बदला जा सकता है, यानी परिवर्ती कारक या स्थिर कारक जो भी है उसको उसमें जोड़ा जा सकता है, जिससे अनुपात में क्या होगा, अनुपात बदलेगा, तो ये हो सकता है। दूसरा यह है कि परिवर्ती कारक की प्रति इकाई के लिए स्थिर कारक की उपलब्धता कम हो जाती है, यानी परिवर्ती कारक इतना बढ़ जाए कि स्थिर कारक की जो उपलब्धता है वो कम हो जाए, तब ये नियम लगता है। तीसरा यह है कि उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जब ये नियम लगे, ये नियम तभी लगेगा जब उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, वही तकनीक होनी चाहिए। परिवर्ती अनुपात के नियम का स्थगन, यानी कि जो परिवर्ती अनुपात का नियम है वो कब नहीं लगता है, तो ये तब नहीं लगता है जब उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग की गई तकनीक में सुधार हो जाता है, यानी जिस तकनीक से हम उत्पादन कर रहे थे अगर उसमें सुधार हो जाए तो ये नियम तब नहीं लगता है। दूसरा ये कि जब स्थिर कारक के किसी स्थानापन्न की खोज कर ली जाती है, यानी कोई स्थिर कारक है, यानी कोई मशीन है, उसकी जगह हमें कोई दूसरी मशीन मिल गई जो इससे भी बहुत अच्छी है और ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, तब इसके नियम का तब इसका परिवर्ती अनुपात का नियम नहीं लगेगा। कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच संबंध। ये संबंध हम परिवर्ती अनुपात के नियम की अवस्थाओं में भी पढ़ चुके हैं और इसे हम फिर से जानेंगे। तो पहला संबंध ये है कि जब कुल उत्पाद बढ़ती दर पर बढ़ रहा होता है तब सीमांत उत्पाद बढ़ता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब कुल उत्पाद बढ़ती दर पर बढ़ता है तब सीमांत उत्पाद बढ़ता है। दूसरा ये कि जब कुल उत्पाद घटती दर पर बढ़ता है तब सीमांत उत्पाद घटता है। तीसरा ये कि जब कुल उत्पाद अपने अधिकतम पर होता है तब सीमांत उत्पाद शून्य होता है, यानी जब कुल उत्पाद अपने सबसे टॉप पे होता है तो सीमांत उत्पाद अपने शून्य पर होता है। चौथा ये कि जब कुल उत्पाद गिरना शुरू हो जाता है, यानी जब कुल उत्पाद गिरना शुरू हो जाता है तब सीमांत उत्पाद क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। यानी कुल उत्पाद तो बढ़ता रहता है जब तक बढ़ता रहता है, और जैसे उसने गिरना शुरू किया सीमांत उत्पाद वहीं पे ऋणात्मक हो जाता है। औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच संबंध। बात की जाए औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच के संबंधों की, तो जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है
यानी एमपी जब एपी से बड़ा होता है तब औसत उत्पाद बढ़ता है। दूसरा ये कि जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है, यानी एमपी जब एपी से कम होता है तब औसत उत्पाद घटता है। तीसरा ये कि जब सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं, यानी जब सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं तब औसत उत्पाद अपने अधिकतम बिंदु पर होता है। यानी जब एमपी और एपी बराबर होंगे तब औसत उत्पाद क्या होगा, अपने सबसे टॉप लेवल पे होगा। चौथा ये कि सीमांत उत्पाद शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। ये हमने पहले भी देखा था ग्राफों में कि सीमांत उत्पाद क्या है, वो शून्य या ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन औसत उत्पाद हमेशा धनात्मक रहेगा, वो कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं होने वाला है। औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच के संबंध को हम ग्राफ द्वारा भी समझेंगे। इस ग्राफ में ये जो वक्र है ये औसत उत्पाद का है और ये जो वक्र है ये सीमांत उत्पाद का है। इसमें सबसे पहले देखिए कि जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है या सीमांत उत्पाद जब औसत उत्पाद से अधिक होता है तब औसत उत्पाद बढ़ रहा होता है। यानी जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक है तब औसत उत्पाद बढ़ रहा होता है। वहीं दूसरी ओर जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है, यहाँ पर जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम है तब औसत उत्पाद घट रहा होता है। वहीं तीसरा ये कि जब ये दोनों बराबर होते हैं, ये ए बिंदु पर जब ये दोनों बराबर होते हैं तब औसत उत्पाद अपने सबसे अधिकतम बिंदु पर होता है। देखिए जब ये दोनों बराबर हैं, जब ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं तब औसत उत्पाद अपने सबसे ऊंचाई पर है। चौथा ये कि जो सीमांत उत्पाद है वो ऋणात्मक हो सकता है। देखो ऋणात्मक जा रहा है, लेकिन जो औसत उत्पाद है वो हमेशा धनात्मक रहता है।